जय माता जी की मित्रों। कुछ साथियों के निवेदन था और सवाल भी थे कि प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए हिंदी साहित्य से संबंधित हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। इस संबंध में भी एक वीडियो बना करके मैं साझा करूं। तो मेरा प्रयत्न रहेगा कि हिंदी साहित्य में आप तैयारी बेहतर तरीके से किस रूप में कर सकते हैं और कौन कौन सी पाठ्यक्रम में शामिल जो रचनाएं हैं या काव्य शास्त्र है, इतिहास है, इसके लिए कौन सी पाठ्य सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी। जिसके पास कम समय है वो किस हिसाब से कम पुस्तकें पढ़ के कर सकता है, या जिसके पास अधिक समय है तो उसको कौन कौन सी पुस्तकें, जिसको है कि मूल रचनाएं मुझे पढ़नी है, प्रमाणिक पुस्तकें अधिक पढ़नी है, तो वो उसके लिए प्रमाणिक पुस्तकें भी बता दूंगा। और जिसको लगता है नहीं मुझे कम से कम किताबें पढ़ के करना है तो वो दोनों ही तरीके से मैं प्रयत्न करूंगा बताने की। तो जैसा आपको उचित लगे, आपके जैसे समय हो, कम समय है तो फिर वो कम समय के अनुसार की कुछ पुस्तकें 2-3 पुस्तकें पढ़ करके आप तैयारी कर सकते हो, उसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की कमी ना रहे, इसलिए मैं सारी वो पुस्तकें पढूं जो किसी भी रूप में थोड़ी बहुत भी अगर आवश्यक है तो वो पुस्तक मैं पढूं, प्रमाणिकता से किसी प्रकार की समझौता ना हो। तो इसी क्रम में हम आपके पाठ्यक्रम के साथ चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम आपके समक्ष ही प्रस्तुत है। इसे मुख्य रूप से 3 खंडों में विभाजित किया गया है। प्रथम खंड का नाम दिया गया है उच्च माध्यमिक स्तर, अर्थात 12वीं कक्षा तक के स्तर के सवाल पूछे जाएंगे प्रथम खंड से। और ये सवाल लगभग वही है जो आपके पाठ्यक्रम में 11वीं और 12वीं में लगे होते हैं। तो उसमें उच्च माध्यमिक स्तरीय खंड प्रथम का अभाग है। अभाग मुख्य रूप से व्याकरण से संबंधित है, जिसमें आपके पहला टॉपिक है संधि, दूसरा है समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समश्रुत विनार्थक शब्द, अनेकार्थ शब्द, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, शब्द शुद्धिकरण एवं वाक्य शुद्धिकरण, अर्धशासकीय पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन, अधिसूचना, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, ये है आपके मुख्य रूप से। तो ये जो व्याकरण के टॉपिक हैं तो इसके लिए आपको अधिक पुस्तकें नहीं पढ़नी है। अब वैसे जो 11वीं 12वीं में व्याकरण की पुस्तक चलती है वो आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छी पुस्तक है वो भी। और उस पुस्तक से लगभग सवाल वहाँ से उठते हैं। आरपीएससी सवाल लगभग वहाँ से उठाती है, जो उदाहरण देती है वो उन पुस्तकों के देती है। पर मैं अगर व्याकरण के रूप में आपको एक किताब सुझाव दूँ एक किताब पढ़ने का, तो आप सुगम पढ़ लीजिए। सुगम नाम से पुस्तक आती है, हिंदी व्याकरण की, लेखक का नाम रतनलाल गोयल है और ये चैवन प्रकाशन से प्रकाशित होती है। ये इसलिए इसका सुझाव दे रहा हूँ क्योंकि उसकी भाषा सरल है, समझने में भी सहज है और अधिकांश या अगर हम कहें पूर्ण रूप से लगभग वो प्रमाणिक है पुस्तक। उसमें गलतियाँ बहुत कम है, त्रुटियाँ बहुत कम है। तो इस पुस्तक से ये जो व्याकरण से संबंधित आपके जो भी लगे हुए हैं ये सारे टॉपिक आपके आराम से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद इसी अभाग में नीचे दिए हुए जनसंचार के प्रमुख माध्यम, तत्संबंधी लेखन एवं पत्रकारिता, आगे है कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज एवं डायरी लेखन, विषय परिभाषा, तत्व आदि। इसके लिए आप 11वीं 12वीं कक्षा में एक पुस्तक चलती अभिव्यक्ति एवं माध्यम और एक जनसंचार के माध्यम, है ना, इस नाम से एक पुस्तक चलती है 11वीं 12वीं कक्षा में सरकारी विद्यालयों में। तो उस पुस्तक को ले लें। तो कहने का अर्थ ये है जो उच्च माध्यमिक ये खंड 1 का उच्च माध्यमिक स्तर है जिसमें अभाग है, तो अभाग के लिए आपको केवल 2 पुस्तकें पढ़नी है।
एक तो पढ़नी सुगम हिंदी व्याकरण रतनलाल लेखक की, और दूसरी है अभिव्यक्ति में माध्यम, जो सरकारी विद्यालयों में चलती है पुस्तक। अब उच्च माध्यमिक स्तर का इसका ब भाग देखते हैं, खंड 1 का ब भाग। इसमें आपके शामिल है शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। उसके बाद है अलंकार। अलंकार पूरे नहीं है आपके, ये 8-9 अलंकार ही है। यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत और उदाहरण, ये आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए अलंकार है। और छंद है दोहा, चौपाई, रोला, उल्लाला, गीतिका और हरि गीतिका। आगे है काव्य गुण, माधुर्य, ओज, प्रसाद, 3 काव्य गुण हैं। काव्य रस, रस का स्वरूप है रसायव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि विभिन्न रस और उनके लक्षण और उदाहरण। तो इन सब के लिए आप एक पुस्तक पढ़ें, उसका नाम है अलंकार पारिजात। पर्याप्त पुस्तक है, ज़्यादा पुस्तकों में आपको समय खराब नहीं करना है, अच्छी किताब है। उसमें आपको इसके उदाहरण भी मिल जाएंगे, उदाहरण हूबहू आपको परीक्षा में भी मिलेंगे। इसके समझाया हुआ भी अच्छा है, सरल भाषा है। तो अलंकार पारिजात से जो खंड 1 का ब भाग है वो आपका पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका खंड 2, ये है स्नातक स्तर, स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन, बीए के स्तर का जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित है। इस पाठ्यक्रम में हमारा है हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास में क्या है, पहले तो इतिहास लेखन की परंपरा, प्रमुख इतिहास ग्रंथ एवं इतिहास लेखक, हिंदी साहित्य का आरंभ, काल विभाजन और नामकरण। अब आपको समझ में नहीं आ रही इतिहास लेखन की परंपरा क्या है। परंपरा से तात्पर्य है कि हिंदी साहित्य का जैसे इतिहास ग्रंथ लिखे गए, तो इसकी शुरुआत कब से हुई, किसने सबसे पहले इतिहास ग्रंथ लिखने की कोशिश की, कौन कौन से इतिहास ग्रंथ है, प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ कौन कौन से हैं, है ना। ये हमारी परंपरा में आ जाएंगे। जैसे हमारे भक्ति काल में 84 वैष्णवों की वार्ता, 284 वैष्णव की वार्ता, और ये भक्तमाल, इस प्रकार की ये कवि कालिदास हजारा, है ना, इस प्रकार के इतिहास ग्रंथ ये एक इतिहास ग्रंथ की पूर्व पीठिका थी। यहाँ ये हिंदी साहित्य का इतिहास इनको नहीं कहा जा सकता, पर ये इतिहास की पूर्व पीठिकाएँ थी, मतलब ये इतिहास की शुरुआत यहाँ से हम मान सकते हैं। तो ये परंपरा में ये चीज़ यहाँ से आते हैं। फिर हम आधुनिक काल में आते हैं, है ना। तो आधुनिक काल में आके लोग साहित्य इतिहासकारों ने इतिहास लिखने की कोशिश की, ग्रियर्सन है, शुक्ल जी है, बट उसके बाद एक बड़ी परंपरा शुरू हो जाती है ना। शिव सिंह जी का है, मिश्र बंधुओं का है। तो ये इतिहास लिखने की हमारी परंपरा कैसे विकसित होती है। गार्षा दत्तासी लिखता है, गार्षा दत्तासी के बाद में ये शिव सिंह सरोज लिखते हैं, और उसके बाद मिश्र बंधु लिखते हैं। इनमें कैसे विकास होता है इतिहास ग्रंथों में, कि गार्षा दत्तासी का इतिहास ग्रंथ कैसा था, उसके बाद शिव सिंह वाला उससे थोड़ा अच्छा था, मिश्र बंधुओं में उससे थोड़ा और सुधार हुआ। शुक्ल जी वाला जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में, तो वो लगभग एक इतिहास की कसौटियों पर पूर्ण रूप से खरा उतरने वाला पहला ग्रंथ था। तो ये हमारी इतिहास परंपरा है। इसके बाद ये इतिहास ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ ही अभी जो नाम लिए यही प्रमुख ग्रंथ है इतिहास के और इनके लेखक। फिर ये शुक्ल जी के बाद में बहुत सारे इतिहास ग्रंथ लिखे गए, वो उनका आपको नाम और इतिहास लेखक का इतना ही याद रखना, ज़्यादा नहीं। शुक्ल जी को हजारी प्रसाद, राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह, ये 4-5 लोग हैं जिनके आपको ये साहित्य इतिहास ग्रंथों को महत्व देना है, सबको नहीं देना शुक्ल जी के बाद वाले में। तो और ये हमारा है कि हिंदी साहित्य का आरंभ कहाँ से हुआ, है ना। तो कोई कौन सी रचना से मानते, कोई सिद्धों से, कोई नाथों से, कोई जैनों से, है ना। तो ये आदिकाल हिंदी साहित्य का शुरुआत कहाँ से, पहला कवि कौन सा था, पहला लेखक कौन सा था, भाषा की शुरुआत कौन सी होती है, कहाँ से होती है, ये चीज़ें इसमें चर्चा की जाएगी हिंदी साहित्य का आरंभ में। फिर आता काल विभाजन और नामकरण। हिंदी साहित्य के 4 काल बांटे
हिंदी साहित्य पूरे 1000 साल का इतिहास है, उसको 4 भागों में बांटा, वो है काल विभाजन। और उनके जो नाम दिए गए, एक एक नाम के लिए अलग अलग लोग आलोचकों ने अलग अलग सुझाव दिए, और फिर हमने अंतिम रूप से ये आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल नाम ग्रहण किए, स्वीकार किए। तो ये नाम क्यों स्वीकार किए, ये भी हमें पढ़ना है। भाई आदिकाल नाम क्यों स्वीकार किया, आरंभिक, प्रारंभिक, बीज वपन, वीर गाथा काल, ये स्वीकार नहीं किया है। तो नहीं करने का भी कारण हमें पता होना चाहिए, और आदिकाल नाम स्वीकार किया इसका भी हमें पता होना चाहिए। इस चीज़ को पढ़ना होगा आपको ये काल विभाजन और नामकरण में। फिर आगे हमारा शुरू होता है आदिकाल। आदिकाल में जो सबसे पहले शुरू, रचनाओं की प्रमाणिकता, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाकार एवं रचनाओं का परिचय। और रचनाएं कौन कौन सी, 2 रचनाओं का इनाम दिया है, अर्थात इन 2 रचनाओं को आपको अच्छे से पढ़ना आदिकाल में, सब नहीं पढ़नी है रचनाएं। आदिकाल जैसे नाम दिया है कि रचनाओं की प्रमाणिकता, एक तो ये सवाल आएगा पहला, आदिकाल की विभिन्न रचनाएं हैं, उनमें कौन सी प्रमाणिक है, कौन सी अप्रमाणिक, कौन सी अर्ध प्रमाणिक है, कौन सी रचना को जाली ग्रंथ कहा गया है, ये प्रमाणिक है तो क्यों है, और इसको अप्रमाणिक कहा है तो क्यों कहा है ना। ऐसे विभिन्न अलग अलग तर्क हैं लोगों के। पृथ्वीराज रासो के विषय में 4 वर्ग बंटे हुए अलग अलग, है ना, उसको 4 भागों में बांट देते हैं, छोटा, बड़ा, मध्यम, ऐसे करके अलग अलग विभाजन कर देते हैं। कवियों के 3 गुट बन जाते हैं, कोई प्रमाणिक मानता है, कोई अर्ध प्रमाणिक मानता है, कोई अप्रमाणिक मानता है ना। तो ये 3 प्रकार के विभाजन हो जाते हैं ये आदिकाल को लेकर के। उसके बाद आदिकाल की प्रवृत्तियाँ, प्रवृत्तियों का मतलब तो विशेषताएं। तो ये परिभाषिक शब्दावली, कंफ्यूज नहीं होना, प्रवृत्ति का सीधा सा अर्थ है विशेषताएं। तो आदिकाल की एक तो आपको विशेषताएं पढ़नी है, रचनाओं की प्रमाणिकता पढ़नी है, प्रमुख रचनाकार, आदिकाल के जो प्रमुख रचनाकार है ना, और 10, 12, 15, 20 जो रचनाकार है उन रचनाकारों को पढ़ना है, और रचनाओं का उनका परिचय देख लेना। अब रचनाओं का परिचय कौन सा पढ़ना है, चंद्रबरदाई और नरपति नाल, इन 2 लेखकों की। बीसलदेव रासो किसकी है, नरपति नाल, और चंद्रबरदाई की है पृथ्वीराज रासो। इन 2 रचनाओं के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। आरपीएससी का उद्देश्य है कि टू द पॉइंट पढ़ना, आरपीएससी का उद्देश्य यही है। आरपीएससी की परीक्षा आप दे जा रहे हो तो आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि आरपीएससी ने जो पाठ्यक्रम में लिखा है उसके अलावा कुछ नहीं पूछेगी। तो इसका मतलब ये है कि आदिकाल में आपको क्या पढ़ना है, कि बीसलदेव रासो की सारी विशेषताएं, किस आलोचक ने क्या कथन कहा है, कौन उसके बारे में क्या बोला है, अच्छा बुरा जो भी है, उसकी रचना कब हुई, उसका प्रकाशन कब हुआ, उसकी प्रमाणिकता अप्रमाणिकता, उसकी विशेषताएं, उसका काव्य रस कौन सा है ना, अंगी रस कौन सा है, उसके पात्र कौन कौन से हैं, उसकी विषय वस्तु क्या है, सार क्या है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। बाकी रचनाएं जैसे खुमान रासो है ना, जिसने भी लिखी कवि का नाम याद रखो, इतना ही पढ़ना है बस, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जैनों की रचनाएं नाम पढ़ लिया, बात खत्म। पर इन 2 रचनाओं के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका विशेष रूप से नाम दिया है, तो इसके बारे में कितनी भी गहराई से सवाल पूछ सकता है। तो चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो, जिसके 3 टुकड़े हैं, 3 वर्ग है, प्रमाणिक मानने वाला, अप्रमाणिक मानने वाला और अर्ध प्रमाणिक मानने वाला। ये आपको तीनों वर्गों के तर्क आपको याद होने चाहिए, और 3 वर्गों में इनमें कौन कौन से आलोचक आते हैं वो भी पता करना है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण हैं, है ना, सूक्ष्म, मध्यमन, लघुतरन, ऐसे करके 4 अलग अलग बांट रखे हैं, है ना। तो उन 4 के बारे में भी पढ़ना है आपको, और कौन से जो संस्करण है उसको प्रमाणिक माना गया है या सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है, ये चीज़ें आपको सब पढ़नी पड़ेगी। अब ये मैं हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल 4 काल है, और उससे पहले इतिहास लेखन की परंपरा है। तो पहले तो मैं बता दूंगा इसके लिए आपको ग्रंथ कौन से पढ़ने हैं। इसके लिए आपको पढ़ने हैं रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने जिसकी भूमिका लिखी है वो किताब लानी है आपको। रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसकी भूमिका लिखी हुई है रामस्वरूप चतुर्वेदी की, वो वाली किताब लेके आनी है आपकी, अच्छी किताब है।
बाकी आपको जो भी मिले वो पढ़ लेना, अगर वो मिले तो बढ़िया है, जिसमें रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भूमिका लिखी है और लगभग लाल पृष्ठ आता है उसका, ऑनलाइन भी मिल जाती है। और दूसरी ले आनी आपको नगेंद्र की पुस्तक, वो भी हिंदी साहित्य के इतिहास है। नगेंद्र और हरदयाल ने उसको संपादित किया है। उसके लेखक नगेंद्र नहीं है, उसके लेखक बहुत सारे हैं, ये संपादक है। मतलब हर अलग अलग भाग को, अलग अलग युग और काल को अलग अलग लिखने वाले लेखक हैं। अंत में संपादित किया है नगेंद्र और हरदयाल दोनों ने मिलकर। ठीक है, तो नगेंद्र और शुक्ल 2 इतिहास ग्रंथ पढ़ने हैं। तीसरी पुस्तक पढ़नी है आपकी इतिहास के लिए, दृष्टि की आती है पुस्तक, नेट JRF, दृष्टि नेट JRF नाम से किताब आती है, वो पढ़नी है। वो इसमें आपका सार, अब जैसे आप तैयार, आपके पास कम समय वाले आप लोग हैं, तो आपको ना तो शुक्ल पढ़ना है ना नगेंद्र पढ़ना, सिर्फ दृष्टि पढ़ लीजिए कि आपको सीमित समय मिलता है तैयारी करने के लिए, तो आप सिर्फ दृष्टि वाली किताब पढ़िए इतिहास के लिए और कुछ नहीं पढ़ना। ये खंड 2 जो स्नातक स्तर का है, जिसमें हिंदी साहित्य के चारों काल लगे हुए हैं, ये पूरा हो जाएगा दृष्टि में। आपको कोई एक भी किताब उठा के नहीं पढ़नी इसके अलावा इतिहास के लिए, सिर्फ दृष्टि पढ़नी है। पर आपके पास पर्याप्त समय है, आप चाहते हैं कि हम बहुत अच्छी तैयारी करें, हम किसी भी प्रकार की जो इतना वही ये न संदेह ना रहे हमें, किसी भी प्रकार की हमें कोई कमी ना रहे सारा तैयारी में, तो आप ये किताबें लाइए। एक तो शुक्ल लाइए। शुक्ल को पढ़ने का तरीका है, शुक्ल को तो लगभग पूरी पढ़नी है, इसमें तरीका कुछ नहीं है, क्योंकि शुक्ल की हर चौथी 5वीं लाइन कथन बन जाती है। तो अच्छे से पढ़ें उसको, शांति से दिमाग में बिठा करके पढ़ें उसको। अगर आप एकदम नए हैं, हिंदी साहित्य में पहली बार ही आए हैं, इससे पहले कुछ नहीं पढ़ा है, तो शुक्ल आपको समझ में नहीं आएगी। इसके लिए आप ऐसा करना कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास नाम से विश्वनाथ त्रिपाठी की 100 पेजों की किताब आती है, वो पढ़ना, तो आपको एक छोटा आका समझ में आएगा हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है। उसके बाद में शुक्ल नगेंद्र ये दृष्टि बाद में पढ़ना, वो किताब पहले पढ़ना। अगर आप एकदम नए हैं, पहले हिंदी साहित्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो वो पढ़ लोगे तो उसके बाद आपकी भूमिका बन जाएगी। फिर शुक्ल को पढ़ना, फिर नगेंद्र और दृष्टि, ये किताबें पढ़ना। और इसके बाद साथ एक किताब पढ़ लेना आप, सूचना परक हिंदी साहित्य का इतिहास, उमेश तिवारी की आती है। उससे क्या होगा, जो कथन जितने भी आते हैं ना, ये सवाल का कथनों के रूप में जो सवाल आते हैं ना, वो कथन सारे के सारे आपको सूचना परक वाले में मिल जाएंगे। वहाँ पर सारे आलोचकों के कथन दिए, कथन रूप में इतिहास दिया हुआ हिंदी साहित्य का। तो वो सूचना परक हिंदी साहित्य का इतिहास आप जरूर पढ़ना, अगर आपके पास समय हो और आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप वो जरूर पढ़िएगा। और समय नहीं है उनके लिए सिर्फ दृष्टि एक ही पढ़नी, सब नहीं पढ़नी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, दृष्टि नेट JRF और सूचना परक हिंदी साहित्य का इतिहास, 4 पुस्तकें पढ़नी है। अब नगेंद्र आपको पूरी नहीं पढ़नी है, नगेंद्र बहुत बड़ी किताब है 900 पेज की, वो आपको पूरी नहीं पढ़नी। नगेंद्र में आपको क्या पढ़ना है, नगेंद्र में आप उसकी भूमिका ही पढ़ोगे। जैसे आदिकाल शुरू हो ना, तो आदिकाल की भूमिका नगेंद्र ने दी है। अब आदिकाल में भी विभिन्न विभाजन है, जैसे सिद्ध साहित्य, तो सिद्ध साहित्य का परिचय दिया है। सिद्ध क्या है, सिद्धों की शाखाएं कौन सी है, सिद्धों की क्या परंपरा, ये परिचय उसने दिया है। नाथों का परिचय दिया है। कवियों के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ परिचय। आदिकाल क्या है, आदिकाल की पृष्ठभूमि क्या है, आदिकाल की क्या विशेषताएं हैं, आदिकाल कब शुरुआत होता है, ये जो बहस होती है ना, ये बहस आपको नगेंद्र से पढ़नी है। सिद्धों के बारे में, नाथों के बारे में, आदिकाल का स्वयं का पूरा रासो साहित्य, इन सब के बारे में जो बहस दे रखी है नगेंद्र में, वो पढ़ लेना आप। उसके बाद भक्तिकाल में भी आपको ये करना है। भक्तिकाल की पृष्ठभूमि, दार्शनिक पृष्ठभूमि, भक्तिकाल की परिस्थितियाँ, भक्तिकाल की विशेषताएं, ये सब पढ़ लेना वहाँ से। फिर जैसे संत काव्यधारा, तो उसकी विशेषताएं पढ़ लो, संत काव्यधारा का परिचय पढ़ लो, विशेषताएं पढ़ लो, है ना। सूफी साहित्य का भी यही ऐसे ही पढ़ो, नाथ, ये राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति में भी यही पढ़ो, ऐसे करके ये पूरा हो जाएगा। जैसे फिर रीतिकाल आएगा, तो रीतिकाल में भी यही करना, परिचय और भूमिका पढ़ना है। अब रीतिकाल में कोई 100-150 कवि दे रखे, आपको सब नहीं पढ़ने हैं, आपको सिर्फ रीतिकाल का शुरुआती परिचय देखना है, उसकी पृष्ठभूमियाँ देखनी है, रीतिकाल के नामकरण पर जो भी विवाद है वगैरह, ये चीज़ें आप उससे पढ़ना है।
बाकी पीछे जो नहीं, वो तथ्य नहीं पढ़ने आपको, क्योंकि तथ्य के लिए दृष्टि मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ना आपको। भाई दृष्टि वाली किताब पढ़ रहे हो, उसमें सारे तथ्य दिए हुए, तो वो छोड़ दो। सिर्फ परिचय और भूमिका ही है ना, नगेंद्र से उतना ही पढ़ना है आपको। शुक्ल को पूरा पढ़ना है, नगेंद्र से सिर्फ परिचय और भूमिका ही पढ़नी है, सारे युगों, सारे कालों, सारे धाराओं की। पर कवियों के बारे में फिर जैसे पीछे के कवि दिया, कवि का परिचय, कवि की रचनाएं, वो नहीं पढ़ना है, वो सब नहीं पढ़ना। आपको सिर्फ परिचय परिचय पढ़ना है, जो काल विशेष का, युग विशेष का, धारा विशेष का, तो इतना ही पढ़ना है। दृष्टि पूरी रटनी है। और रटने से पहले आप ये ध्यान रखना, पहले 4-5 पेपर मिला देना, 10 पेपर मिला देना तैयारी करने जाने से पहले। तो आप पढ़ते समय आपको पता चलेगा यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, इन व्यक्तियों के विषय में, इन रचनाओं के विषय में, इन कवियों, इन लेखकों के विषय में सवाल पूछे गए हैं। तो आप जब इतिहास पढ़ रहे होगे तो आपका ध्यान वहाँ पर जाएगा, उस पर जाएगा कि हाँ ये सवाल मैंने पेपर में देखा तो वहाँ पूछा है, मतलब ये भविष्य में पूछा जा सकता है। तो इस पंक्ति को मैं थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ, इस पर ज़्यादा थोड़ा ध्यान देता हूँ, ये चीज़ हमें करनी है। तो सवाल 10 पेपर मिला के उसके बाद तैयारी शुरू करोगे ना, 10 पेपर में भले आपको एक ही सवाल नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ सवाल देखने, सवालों के विकल्प देखने हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि तैयारी आप करने के लिए, आप जैसे ही इतिहास का कोई भी भाग पढ़ोगे, आप पढ़ते पढ़ते 4-5 लाइन पढ़ते, छठी लाइन आपको परिचित लगेगी, फिर पता चलेगा हाँ इस पर तो सवाल पूछा गया था, ये कथन दिया हुआ था, इसी लाइन को कथन बना के सवाल पूछा हुआ था, तो आप उस पर हाईलाइट करोगे, वो आप एकदम कैच कर लोगे। तो ये ज़रूरी है आपके लिए। तो इतिहास वाला भाग पूरा हो गया हमारा। इतिहास में 4 किताबें, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, नगेंद्र वाला इतिहास, दृष्टि और सूचना परक हिंदी साहित्य का इतिहास। और जो कम समय वाले हैं सिर्फ दृष्टि पढ़ें, बाकी सब छोड़ दें। इसके बाद अगला है खंड 3, स्नातकोत्तर स्तर। अब स्नातकोत्तर स्तर में, अच्छा पहले ये भक्ति काल, दूसरे कालों पर भी बात कर लेते हैं। जैसे भक्ति काल के बाद हमारा आता आदिकाल, ये आदिकाल के बाद आया भक्ति काल। तो भक्ति काल में भी क्या दिया, सामान्य परिचय, भक्ति का उद्भव, विकास, दार्शनिक पृष्ठभूमि, ये सब नगेंद्र से पढ़ना है। फिर संत काव्य की विशेषताएं नगेंद्र से पढ़नी है। उसके बाद प्रमुख कवि एवं रचनाएं, ये दृष्टि से पढ़ना है। सूफी काव्य विशेषताएं नगेंद्र से, शुक्ल से पढ़ना है। फिर आगे सूफी कवि एवं रचनाएं, जायसी, मंजन, ये कहाँ से, सूफी कवि एवं रचनाएं कहाँ से पढ़नी, दृष्टि से। पर ये जायसी और मंजन को नगेंद्र से भी पढ़ना है, इनको शुक्ल से भी पढ़ना है। और कहीं अगर हजारी का भी आपको कोई पीडीएफ मिले जिसमें ये जायसी और मंजन के बारे में दिया हुआ है, तो वहाँ से भी पढ़े, क्योंकि ये इन कवियों के स्पेशल नाम दे रखे हैं। जिनके नाम दे रखे हैं उनको आपको हर जगह से पढ़ना है। ये आपके इतिहास में 10-15 कवियों के नाम दे रखे हैं। इन 15 कवियों को तो आपको सब जगह से पढ़ना है। इनके अलावा जो कवि है ना, उनके बारे में दृष्टि से पढ़ लो। आपको नगेंद्र शुक्ल तो पूरी पढ़नी है, और नगेंद्र से क्या पढ़ना है, विशेषताएं, भक्ति का उद्भव, विकास, दार्शनिक पृष्ठभूमि, सामान्य परिचय, ये पढ़ना है नगेंद्र से। इसके बाद जैसे कवि, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, वो दृष्टि से पढ़ो, छोड़ो नगेंद्र को। राम भक्ति काव्य और विशेषताएं शुक्ल से पढ़ो, नगेंद्र से पढ़ो। उसके बाद प्रमुख कवि और रचनाएं, दृष्टि। तुलसीदास सबसे, सूचना परक इतिहास से भी पढ़ो, शुक्ल से भी पढ़ो, नगेंद्र से भी पढ़ो, दृष्टि से भी पढ़ो। कृष्ण भक्ति काव्य विशेषताएं, प्रमुख कवि एवं रचनाएं, सेम वही सिस्टम है। आगे सूरदास, मीरा और नंददास, इनको सब जगह से पढ़ना है। इसके अलावा कृष्ण भक्ति के जितने भी कवि है उनको बारे में कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम देख लो और कवि का नाम देख लो। पर इन कवियों के बारे में सब कुछ पढ़ना है। रीतिकाल, रीति से तात्पर्य रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, तत्कालीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं, ये सब नगेंद्र से पढ़ना है। अब इसके बाद प्रमुख रचनाकार एवं रचनाओं का परिचय, ये पढ़ना दृष्टि से। उसके बाद कवियों के नाम दे रखे, देव, भूषण, बिहारी और घनानंद। पूरी संभावना है कि रीतिकाल में इन 4 कवियों से ही पूछेगा, इनके अलावा किसी से सवाल ही नहीं पूछेगा। तो आपको क्या करना है, इन 4 कवियों के बारे में सब कुछ पढ़ना है। और देव, भूषण, बिहारी, घनानंद, इसके अलावा 8-10 कवि और हैं।
8-10 कवि रीतिकाल में और हैं, प्रसिद्ध कवि हैं। पद्माकर है, मतीराम है, जसवंत सिंह है ना, रसलीन है, कालिदास है। कालिदास का कालिदास हजारा, बस खत्म, इतना ही पढ़ना है। पद्माकर की रचनाएं पढ़ लो, बस रचनाओं के नाम पढ़ लो। केशवदास की रचनाओं के नाम पढ़ लो, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। पर देव के बारे में किस आलोचक ने क्या कहा वो भी पढ़ना है। भूषण के बारे में किस आलोचक ने क्या कहा वो पढ़ना है। इनकी रचनाएं पढ़नी है, रचनाओं में क्या विषय वस्तु वो भी पढ़ना है। बिहारी सतसई के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। बिहारी सतसई पर आलोचकों के कथनों को आपको पढ़ना पड़ेगा। बिहारी के बारे में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, घनानंद के बारे में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम में लगे। आगे आता है हमारा आधुनिक काल। ये सेम चीज़ है, इनमें भी आपको मैंने जैसे ऊपर बताया वही आदि पूर्व पीठिका, तत्कालीन परिस्थितियाँ, हिंदी खड़ी बोली, गद्य का उद्भव। गद्य का उद्भव पे शुक्ल जी के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप लोग को लगता है कि रीतिकाल तक उसके बाद शुक्ल जी खत्म, नहीं। आधुनिक काल में गद्य, ये हिंदी खड़ी बोली का उद्भव, इस पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं शुक्ल जी से। तो यहाँ तक शुक्ल जी ने जहाँ तक लिखा वहाँ तक शुक्ल जी को अच्छे से पढ़ना है। तो ये जो विशेषताएं, तत्कालीन परिस्थितियाँ, पूर्व पीठिका, गद्य का उद्भव, ये जो परिचयात्मक विवरण है ना या बहस है, ये आप शुक्ल और नगेंद्र दोनों से पढ़ेंगे। समकालीन साहित्यकार, गद्य की विविध विधाओं का उद्भव, ये सब पढ़ना है आपको शुक्ल और नगेंद्र से। विविध गद्य विधाओं का विकास, नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र एवं रिपोर्टाज, प्रमुख रचनाकारों और उनकी रचनाओं का परिचय। अब इससे पहले वाला तो शुक्ल नगेंद्र से सब पढ़ना है। प्रमुख रचनाकारों और उनकी रचनाओं का परिचय ये दृष्टि से पढ़ना है। काव्य का विकास, भारतेंदु युग, द्वितीय युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, इन सब की परिभाषाएं, विशेषताएं, ये पढ़ लेना शुक्ल नगेंद्र से। और इनके अंदर जो कवि है ना, ये जैसे प्रयोगवाद में बहुत सारे कवि है, प्रगतिवाद में है ना, या चार तार सप्तक है, ये सब दृष्टि से पढ़ना है आपको सिर्फ शुक्ल नगेंद्र से विशेषताएं पढ़नी है। उसके बाद अगला तीसरा खंड है स्नातकोत्तर स्तर। तीसरे खंड में दिया हुआ है काव्य हेतु, लक्षण एवं प्रयोजन। मतलब कम स्नातकोत्तर स्तर में सबसे पहले तो काव्य शास्त्र के कुछ, जो पहले उच्च माध्यमिक स्तर वाले में भी काव्य शास्त्र है पर वो 12वीं के स्तर का ही है। अब ये दिया, ये थोड़ा उच्चतर स्तर का है। इसमें दिया है काव्य हेतु, लक्षण एवं प्रयोजन। एक पुस्तक का नाम है सत्यदेव चौधरी, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। सत्यदेव चौधरी एवं शांति स्वरूप गुप्त, दो लेखकों ने लिखी है। और भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र पुस्तक का नाम है। तो काव्य हेतु, लक्षण एवं प्रयोजन, ये सत्यदेव चौधरी से पढ़ लेना। साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, ये भी सत्यदेव चौधरी से पढ़ लेना। रस निष्पत्ति भी उससे पढ़ लेना आप। रस का सिद्धांत अलंकार पारिजात से पढ़ना है। नवरस अलंकार वो उससे पढ़ना है। आगे आता है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, ये भी सत्यदेव चौधरी से पढ़ सकते हो आप, जरूरी नहीं देवेंद्रनाथ शर्मा से पढ़े, ठीक है। ये सत्यदेव चौधरी में अच्छा दिया अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। उसके बाद लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व, ये भी सत्यदेव चौधरी में अच्छा दिया हुआ है। उसके बाद है मनोविश्लेषणवाद। तो इसके लिए आपको मेरे ख्याल से अलग से पुस्तक लेने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पर कोई वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो देख लेना आप, ठीक है। बाकी मनोविश्लेषण के बारे में थोड़ा बहुत दृष्टि में भी मिल जाएगा, ये सत्यदेव चौधरी में भी मिल जाएगा। और आप अच्छे पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे, कि आपको रुचि है पढ़ना ही पढ़ना, इस तरह के हैं, तो आप एक पुस्तक पढ़ना खरीद लेना, परिभाषिक शब्दावली, अमरनाथ की है। इसमें साहित्य से संबंधित सारे पारिभाषिक शब्द मिल जाएंगे आपको। साहित्य में जितने वाद हैं, जितने युग धाराएं या जो भी शब्द चलते हैं, पूर्ववर्ती शब्द है, फलानी शब्द है, समीक्षा क्या है, समालोचना क्या होती है, इन सब शब्दों के बारे में उसको समझाया हुआ है। तो ये पुस्तक आपके आजीवन काम आने वाली है। आप एक अच्छे अध्येता है, आपका उद्देश्य सिर्फ नौकरी नहीं, मुझे अच्छा अध्ययन भी करना है, तो ये पुस्तक ले लें। बाकी ज़रूर नहीं, एक सत्यदेव चौधरी की पुस्तक काफ़ी है और अलंकार पारिजात आपको पहले बता दिए। तो इन दो पुस्तकों से आपका काम चल जाएगा। मनोविश्लेषण के बाद भी इनमें दृष्टि में थोड़ा मिल जाएगा और थोड़ा इसमें भी मिल जाएगा। तो मनोविश्लेषणवाद को कहीं यूट्यूब से भी देख लें, तो इसके लिए अलग से किताब पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है मेरे ख्याल से।
फिर आगे है रचनाएं। रचनाओं में कबीर ग्रंथावली लगी है श्याम सुंदर दास की, और इसमें लगी है साखी में लगा है गुरुदेव को अंग। गुरुदेव के अंग में 25 एक दोहे, और पद प्रारंभिक 5 पद है। ठीक है, प्रारंभिक 5 पद भी है। तो आपको क्या करना है, श्याम सुंदर दास वाली पुस्तक लेके आना है। ठीक है, उसमें आपको गुरुदेव को अंग, उसमें 25 एक दोहे है मेरे ख्याल से, वो 25 दोहे पढ़ने अच्छे से व्याख्या देखनी है। अशोक प्रकाशन की एक पुस्तक आती है, उसके संपादक है ये श्याम सुंदर दास जी, तो उससे भी ये 25 गुरुदेव के अंग वाले 25 पद पढ़ लेना। और प्रारंभिक 5 पद, पद अलग है। पद मतलब जो 5-6 लाइन की जो एक पंक्तियों वाला जो कविता होती है वो पद कहलाता है ना, वो अलग छंद में होता है। तो वो कभी छपे में होता है, कुंडलिया में होता है, या 2 छंदों को मिला करके बना हुआ होता है। तो ये प्रेम से संबंधित कबीर के जो पद हैं, कबीर के जो रचनाएं वो लगभग पदों में है ना। तो कबीर का रहस्यवाद उसमें दिखता है, तो पद अलग है। तो कबीर के पद में से शुरुआत के 5 पद पढ़ने हैं। श्याम सुंदर द्वारा प्रकाशित जो ग्रंथावली है उसमें गुरुदेव को अंग अलग है, ये साखियों में है, और पद अलग है। तो 5 पद पढ़ने शुरुआत वाले। उसके बाद रामचरितमानस तुलसीदास की, इसका बालकांड पढ़ना है, पूरी रामचरितमानस नहीं, सिर्फ बालकांड। ये मूल रचनाएं आप पढ़ें, है ना। ये रामचंद्र शुक्ल का है, शायद प्रकाशित है मेरे ख्याल से। तो ये मूल रचनाएं पढ़ें और वहाँ से व्याख्या भी पढ़े आप, जहाँ से मिले ये पद और उसकी व्याख्या पढ़ ले। बिहारी रत्नाकर संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर, प्रारंभिक 25 दोहे। और उसके बाद साकेत मैथिली शरण गुप्त, नवम सर्ग। निबंधों में कविता क्या है, कविता क्या निबंध संग्रह है। उसके अंदर निबंध है चिंतामणि, पहला भाग रामचंद्र। अच्छा, कविता क्या पूरा एक निबंध है चिंतामणि का। चिंतामणि के भी पहले भाग में, चिंतामणि के 2 भाग है, तो चिंतामणि का जो पहला भाग है उसमें है कविता क्या है, निबंध है, वो पढ़ना है। पूरी चिंतामणि नहीं पढ़नी है, एक निबंध है कविता क्या है वो पढ़ना है। और शिरीष के फूल, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, शिरीष के फूल, कल्पलता जो संग्रह है उसमें प्रकाशित है। तो एक तो कविता क्या है और शिरीष के फूल, ये 2 निबंध आप कहीं से भले गूगल से उठा लेना, PDF सर्च कर लेना, गूगल पे PDF मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ लेना, कोई ज़रूरी नहीं है आप कहीं से भी पढ़ें। तो किताब ये चिंतामणि लाने की ज़रूरत नहीं है, ना कल्पलता लाने की ज़रूरत है, आप गूगल से PDF डाउनलोड करके ये निबंध पढ़ लेना। और थोड़ा बहुत ये पढ़ लेना कि ये निबंध संग्रह किस निबंध संग्रह में ये प्रकाशित हुआ था, किस समय प्रकाशित हुआ था, थोड़ा ये भी देख लेना। बाकी निबंध को ही पढ़ना, निबंध के अंदर से ही कोई कथन पूछेंगे आपको, निबंध के अंदर से सवाल पूछा जाएगा। तो निबंध के बारे में ज़्यादा आलोचनात्मक चीज़ें नहीं पूछी जाएगी, निबंध के अंदर से ही चीज़ें पूछी जाएगी। तो उसके बाद कहानियाँ हैं। कफन, प्रेमचंद की कहानी आपको खुद को पढ़नी है। कहानी के सारे कथन याद हो, कहानी की पूरी पात्र योजना याद हो। कहानी में 3 चीज़ें हैं, एक तो कथन, दूसरा पात्र योजना, और तीसरा कहानी का उद्देश्य। इन 3 चीज़ों से आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो कहानी का उद्देश्य आपको पता हो, कथन याद हो, और पात्र योजना अच्छे से आपको पता हो। इसके लिए आपको ये रचना मतलब कफन कहानी खुद पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं कफन के बारे में 5 सवाल पढ़ के चले जाओ, नहीं, कफन कहानी पढ़ के जाओ, यहाँ से पूरे में से पूरे नंबर आने की संभावना रहती है। पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद की है, बहुत अच्छी कहानी, छोटी सी कहानी, ये पढ़ के जाएं। यही सच है मनु भंडारी की है, ये भी आप पढ़ के जाएं। और अगला टॉपिक है हिंदी भाषा, उद्भव और विकास, बोलियाँ, उपबोलियाँ, राजभाषा और देवनागरी लिपि। अब या तो इसके लिए मैं 2-3 किताबें सजेस्ट कर दूं कि हरदेव बहारी वगैरह ये पढ़ो। मेरे ख्याल से फर्स्ट ग्रेड में इतना गहराई से वो जाने वाले नहीं है, वो ऊपरी सवाल पूछे जाने। तो आपको ये करना है कि दृष्टि में भाषा के बारे में अच्छा, हिंदी भाषा के उद्भव विकास के बारे में अच्छा दिया हुआ है, तो आप दृष्टि से पढ़ लें। और नगेंद्र की शुरुआत में 10-15 पेज में भाषा के बारे में अच्छा दिया हुआ है। नगेंद्र हिंदी साहित्य के इतिहास वाली जो नगेंद्र की पुस्तक है उसमें भी 10-15 पेज में, तो वो अभी आपको पढ़ लेना है। तो भाषा वाला टॉपिक आपका ये हो जाएगा। आगे मैंने आपके लिए
किताबों की एक सूची बनाई है, वो भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता हूँ आपको। ये है आपकी ये किताबों की सूची। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती हिंदी साहित्य हेतु पाठ्य सामग्री, खंड 1 जो उच्च माध्यमिक स्तर का है, उसके लिए मैंने 2 किताबें सजेस्ट की। ये पूरे का सार है, अंत में आपको बता रहा हूँ, ये पूरे का इसका सार है। ठीक है, क्या है? खंड 1 के लिए अभिव्यक्ति एवं माध्यम पुस्तक जो सरकारी विद्यालयों में चलती है वो, और सुगम हिंदी व्याकरण रतनलाल गोयल वाली। ये खंड 1 का अ भाग पूरा हो जाएगा। खंड 1 का ब भाग जिसमें वो छंद या अलंकार वगैरह ये पूछे गए हैं, है ना, उसके लिए सिर्फ अलंकार परिजात पुस्तक पढ़नी है। तो खंड 1 में 3 पुस्तकें हैं, एक अभिव्यक्ति एवं माध्यम और सुगम हिंदी व्याकरण। इसके लिए खंड 1 का अ भाग हो जाएगा, और खंड 1 के ब भाग के लिए अलंकार परिजात पढ़नी है नरोत्तम स्वामी की। खंड 2 है स्नातक स्तर, इसमें आपके क्या दिया, हिंदी साहित्य का इतिहास दिया हुआ है। इसके लिए आपके 4 किताब पढ़नी, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र, और दृष्टि नेट JRF 3, और सूचनात्मक हिंदी साहित्य का इतिहास 4। ये किताबें पढ़नी 4। और आपको लगता है मेरे पास कम समय है तो सिर्फ दृष्टि नेट JRF पढ़ ले, काफ़ी है, पर्याप्त है। तीसरा खंड है स्नातकोत्तर स्तर काव्य शास्त्र, भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र सत्यदेव चौधरी, एक ही पर्याप्त है। अलंकार पारिजात पहले बता दी, और ये पढ़ ली सत्यदेव चौधरी, ये भी पर्याप्त है। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए देवेंद्र नाथ शर्मा है। आपके पास समय हो तो पढ़ लें, जरूरी नहीं है। ये भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र सत्यदेव चौधरी वाली पुस्तक से आपका ये पूर्ण हो जाएगा। ये जो स्नातकोत्तर स्तर के जो काव्य शास्त्र के दिए हुए काव्य गुण रस, ये अलग कुछ पाश्चात्य सिद्धांत, तो ये इस पुस्तक से हो जाएंगे। रचनाओं के लिए आपको बताया पाठ्यक्रम में दिए संदर्भ से ही ग्रंथ पढ़ें। निबंध और कहानियाँ मूल रचनाएं अवश्य पढ़ें। निबंध और कहानियों के लिए उनकी जो मूल रचनाएं वो पढ़ लिखो दी। भाषा वाला आपको बता दिया है। तो ये आपका है, एक बार दोबारा देख लें। ये सूची आपके समक्ष आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ किताबों की। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आधा स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, और ये आधा ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और आधा ये ले लीजिए। ठीक है मित्रों, जय माता जी की। और आगे भी आपको कोई सवाल हो, किसी टॉपिक पर आप जानना चाहते हो, तो आप कमेंट में लिख दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक सूचना पहुंचे, जिसके लिए वीडियो मैं जिस उद्देश्य को लेकर बनाता हूं तो उन लोगों तक पहुंचे। बाकी मेरा किसी और को पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, ना ही कोई स्वार्थ है। ये है कि जो तैयारी करने वाले उन तक ये वीडियो पहुंचे, और अच्छे से अच्छे मार्गदर्शन के साथ तैयारी करें ताकि उन्हें अतिरिक्त मेहनत ना करनी पड़े। तो आगे कोई आपका सवाल हो या कोई ऐसा विषय हो जिस पर लगता है कि आप मुझे उस पर बात करनी चाहिए, या कोई ऐसा टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा, आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं कि ये टॉपिक हमें पढ़ा पर समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना करके समझा दूंगा। ठीक है, जय माता जी, जय हिंद।